हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर नंबर 11 सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर में हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, यूज़फुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स पढ़ेंगे और सेल ऑर्गेनल्स क्या सेल ऑर्गेनल्स का क्या काम होता है, फिर प्रोकैरियोटिक सेल और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर वन देखेंगे। लेट्स रिकॉल। यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन पूछा है कि सबसे छोटा कंपोनेंट कौन सा होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो फिर वो सेल होता है सबसे छोटा कंपोनेंट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और यहाँ पे पूछा है कि जो नंबर ऑफ जो ये सेल्स होते हैं वो हर एक बॉडी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेम होते हैं, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि यूनिसेल्यूलर एनिमल्स भी होते हैं जिनका एक सेल होता है, फिर एनिमल्स के कुछ अलग नंबर के सेल्स होते हैं, हमारे अलग नंबर के सेल होते हैं। हमने देखा है कि सेल एक फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। फंडामेंटल मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है हमारी बॉडी का वो सेल ही होता है, और वो स्ट्रक्चरल वो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो जो फंक्शन करता है हमारी बॉडी में वो सेल ही होता है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एक प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सेल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी सारे सेल्स होते हैं उनका जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक हमने जैसे 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स हम ऐसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, लाइफ स्पैन, तो फिर उसमें था ना सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर वो मेन कैरेक्टरिस्टिक है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। वो कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सेल होगा ही होगा। कंप्लीट द फ्लो चार्ट, तो हम लोगों को एक फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है। अल्फ़ाबेट, इधर आएगा अल्फ़ाबेट, इसमें ऐसा है कि अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनेंगे। जैसे हम लोग सबसे पहले जब एकदम छोटे होते हैं तो फिर ABCD सीखते हैं, फिर वर्ड्स सीखते हैं कैट, बैट, फिर उससे हम लोग सेंटेंसेस सीखते हैं कि ही इज़ अ गुड बॉय, फिर पैराग्राफ्स, फिर स्टोरी, फिर चैप्टर्स, उससे बुक बनती है। ऐसे होता है ना कि जैसे वो होता है ना कि सबसे मेन क्या है, पूरी बुक का सबसे मेन होता है अल्फ़ाबेट्स। ये बहुत छोटी स्क्रीन है इसलिए मैं इधर पूरा लिख के नहीं दिखा सकती हूँ, मैं ऐसे थोड़ा लिख के दिखा रही हूँ। अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बने, फिर वर्ड्स से सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से पैराग्राफ से चैप्टर से बुक। वैसे ही बुक पूरा एक सबको बुक बनी है इन सब को मिला के, इन सब को मिला के जो भी हमने अभी देखा ना, अगर ये सब नहीं होते तो फिर बुक बन ही नहीं सकती है। अगर अल्फ़ाबेट नहीं होते तो वर्ड्स बन ही नहीं सकते। ऐसा वैसे ही हमारी बॉडी में भी होता है कि सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम्स, बॉडी। मैं आपको धीरे बताऊंगी एक बारी, ऐसे अभी बताने के लिए बोला था। तो फिर ये सब के बिना, सेल, टिश्यू, ये सब के बिना हमारी बॉडी बन ही नहीं सकती। सेल्स के बिना टिश्यूज़ बन ही नहीं सकते। यहाँ पे बहुत अच्छे से ड्रॉ करके दिखाया तो ऐसे पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ये सेल ऐसा सेल नहीं होता है, ये ऐसे डायग्राम के लिए बताया हुआ है आपको। यहाँ पे ये सेल है, तो सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, तो बहुत सारे सेल मिलेंगे तो एक टिश्यू बनेगा, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलेंगे तो एक ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गन्स मिलेंगे बहुत सारे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और
ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनेगी। तो बिना सेल के हमारी बॉडी बन ही नहीं सकती, जैसे बिना अल्फ़ाबेट के वो नहीं बन सकते वैसे। तो फिर मतलब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अल्फ़ाबेट से ही वर्ड्स बने हैं, मतलब बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स को मिला के वर्ड बना, फिर बहुत सारे वर्ड्स को मिला के सेंटेंसेस बने, बहुत सारी सेंटेंसेस को मिला के पैराग्राफ्स, बहुत सारे पैराग्राफ्स को मिला के चैप्टर्स, बहुत सारे चैप्टर्स को मिला के बुक। वैसे ही बहुत सारे सेल को मिला के टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज़ को मिला के एक ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन को मिला के एक ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला के हमारी बॉडी। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का। कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मैं ये रीड नहीं कर रही हूँ, नहीं तो रीड तो आप भी कर सकते हो, तो बहुत बोरिंग हो जाएगा लेक्चर। मैं आपको ऐसे एकदम इंटरेस्टिंग वैसे समझाऊंगी हिंदी में, स्टोरी के फॉर्म में। तो आपको चाहिए तो नोट्स बना के लिख सकते हो कि इसमें ऐसी स्टोरी थी, ऐसा। तो फिर 1665 में, यहाँ पे ईयर याद रखने का है, 1665 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसने क्या किया था, एक बार्क मतलब ट्री का एक कॉर्क ऑब्जर्व किया था। कॉर्क मतलब एक ट्री का बार्क होता है, आपने देखा होगा कॉर्क। तो फिर उसने वो ऑब्जर्व किया, एकदम ध्यान से ऑब्जर्व किया। उसने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, तो फिर उसको क्या दिखा, हनी बी का कॉम। आपने देखा होगा ना, आपने ड्रॉ भी किया होगा कि हनी बी का कॉम उसका जैसा स्ट्रक्चर था। मैं आपको दिखाती हूँ एक वाइट पेज पे। अभी आपको नेक्स्ट एक वाइट पेज दिखेगा। तो फिर उसने क्या किया, कॉर्क लिया, एक सपोज एक कॉर्क है, तो उसने उसको ऑब्जर्व किया। उसके अंदर उसको क्या दिखा, रॉबर्ट हुक। आप ये नाम याद रखना, रॉबर्ट हुक, 1665। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा ऐसे, रॉबर्ट हुक 1665। अपने नोट्स में आप नोट्स बना सकते हो हमारे वीडियोस देख के, तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो फिर उसको क्या दिखा है, कैसे हनी बी कॉम। मेरा ड्राइंग इतना अच्छा तो नहीं है, पर फिर भी आपको सिर्फ समझना है। ऐसे उसको हनी बी कॉम जैसा एक स्ट्रक्चर दिखा उसके अंदर, ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। मैं इतना ज़्यादा इसमें ड्रॉ नहीं कर सकती, तो टाइम वेस्ट होगा। तो उसका ऐसा स्ट्रक्चर दिखा इसके अंदर, कॉर्क के अंदर, और वो अंदर से एम्प्टी था। ये जो हनी बी कॉम लाइक स्ट्रक्चर था वो एम्प्टी था, अंदर से पूरा खाली। तो फिर उसने उन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेल्ला। सेल्स नाम दिया उसने उस कंपोनेंट को। और सेल्स कहाँ से, मतलब कहाँ से डिराइव, मतलब कहाँ से लिया है वो सेल्स वर्ड, लैटिन वर्ड है सेल्ला। सेल्ला से उसको डिराइव किया है, वो एक लैटिन वर्ड होता है सेल्ला। और सेल्ला मतलब स्मॉल रूम, एम्प्टी रूम, स्मॉल रूम, लैटिन वर्ड सेल्ला। आप इसको ऐसे लिख सकते हो अपने नोट्स में कि सेल डिराइव्ड, ये ई है, डब्ल्यू नहीं है, ई फिर वी डी। सेला मतलब स्मॉल रूम, छोटा कमरा। उससे उसको दिखा था ना वो कॉर्क, सेला लैटिन है, ये लैटिन। मैं आपको ऐसे चार्ट्स वाइज बताती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर अभी दो साइंटिस्ट के बारे में और पढ़ना है। दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एमजे स्केलिडन और थियोडोर स्क्वान। उन्होंने 1838 में एक थियोरी बताई थी सेल्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर। उनकी थियोरी में क्या था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं और सेल फंडामेंटल कंपोनेंट है। फंडामेंटल मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया बेसिक कंपोनेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और 1885 में रुडोल्फ वर्काउ ने स्टेट किया कि सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बने हैं। यहाँ पे वो साइंटिस्ट का फोटो है और ये उसने जो ऑब्जर्व किया, ये माइक्रोस्कोप है।
अभी हम लोग और एक टॉपिक देखेंगे, मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्स। अपने माइक्रोस्कोप के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि माइक्रोस्कोप के नीचे हमको बड़ा दिखता है, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो हम लोग सेल्स को कैसे मेजर करते हैं, कैसे उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। 1673 में एंटन वैन ल्यूवेनहॉक उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना बहुत सारे लेंसेज को इकट्ठा से असेंबल किया, लेंस को इकट्ठा असेंबल किया एक माइक्रोस्कोप बनाने के लिए। सबसे पहले माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? एंटन वैन ल्यूवेनहॉक ने, बहुत सारे लेंसेज को इकट्ठा करके। वो फर्स्ट था जिसने प्रोटोजोआ के सेल्स को देखा माइक्रोस्कोप के नीचे, लाइव बैक्टीरिया को। फर्स्ट था वो। सेल्स एकदम छोटे होते, माइन्यूट मतलब स्मॉल, एकदम छोटे होते साइज में, हम लोग अपने से आँखों से नहीं देख सकते। सेल को मेजर करने के लिए 2 यूनिट्स होते हैं, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। माइक्रोमीटर, मैक्रो नहीं, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर वो यूनिट होते हैं उनको मेजर करने के लिए सेल्स को। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ करते हैं, और भी उससे अगर छोटा है और हमको ज़्यादा बड़ा करके देखना है ना तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो माइक्रोमीटर और नैनोमीटर साइज होते हैं, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप सेल्स ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एक ऑब्जेक्ट को ग्लास स्लाइड पे रख के, कांच की स्लाइड पे रख के बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के लेंस से। हम लोग पता है क्या करते हैं, एक ऐसे ग्लास की स्लाइड होती है, उसके ऊपर सपोज हमको कर्ड ऑब्जर्व करना है तो इधर कर्ड रखेंगे, फिर उसके ऊपर एक कवर स्लिप रख देंगे ताकि उसमें मतलब उसको क्लियरली देखने के लिए उसके ऊपर एक कवर स्लिप रख देंगे, तो हमको माइक्रोस्कोप के नीचे वो मैग्नीफाई होकर दिख जाएगा। इधर माइक्रोस्कोप के ऐसे मतलब पार्ट्स बताए हुए, ये बेस है इसका, इल्यूमिनेटर, स्टेज, इन सब के बारे में हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मतलब ये लेंसेज है, नॉब है कुछ। फिर इधर से हम लोग देखते, इधर यहाँ से आईज रख के हम लोग देखते। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? 10 मिलीमीटर्स होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर्स होते हैं। माइक्रोमीटर मैंने आपको बताया, माइक्रोमीटर्स और नैनोमीटर्स मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो फिर एक मतलब जैसे सपोज ये स्केल है, मेरी ड्राइंग इतनी भी अच्छी नहीं है पर फिर भी आपको समझना है, ये स्केल है, तो फिर इधर ऐसे मिलीमीटर्स होते हैं, फिर 1 सेंटीमीटर आता है, फिर इधर 10 मिलीमीटर्स होते हैं, फिर 2 सेंटीमीटर आता है। तो फिर अगर ऐसे हम लोग सेंटीमीटर के बीच के पार्ट्स को हम लोग मिलीमीटर बोलते हैं ना, वैसे ही अगर मिलीमीटर्स के बीच के पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रोमीटर। मतलब 1 मिलीमीटर बनने के लिए 1000 माइक्रोमीटर्स चाहिए। और एक माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी बोलते हैं। 1 माइक्रोमीटर बनने के लिए 1000 नैनोमीटर सबसे छोटा यूनिट होता है। लेट्स ट्राई दिस। इधर एक एक्सपेरिमेंट दिया है, हमको क्या करना है, ओनियन का एक सेगमेंट निकालना है। ये ओनियन है, तो फिर इसका ये जो लेयर दिख रहा है ना आपको, ये लेयर निकालना है। तो फिर ये सेगमेंट, फिर उसमें से भी एकदम पतला सा एक मेम्ब्रेन इसमें से वाइट कलर का निकलेगा, ट्रांसल्यूसेंट होगा थोड़ा सा, वो निकालना है, उसकी स्किन निकालनी है। और फिर फोर्सेप्स मतलब कि चिमटे जैसा होता है वो फोर्सेप्स। फिर वो जो मेम्ब्रेन निकाली आपने, ये जो वाइट कलर का है ना, उस मेम्ब्रेन को एक ग्लास स्लाइड पे रखना है और फिर उस पर पानी डालना है और देखना है कि मेम्ब्रेन वो बहुत पतली होती है, एकदम पतली, पेपर से भी पतली होती है मेम्ब्रेन। तो फिर वो देखना है वो फोल्ड ना हो जाए, ग्लास स्लाइड पे रख के उस पर पानी डालना है। फिर एक आयोडीन या ईओसिन डालना है उसके ऊपर ताकि आप क्लियरली देख सको। और उसको 10x वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखना है। फिर एक कवर स्लिप रखना नहीं भूलना, जैसा मैंने आपको बताया ना, ग्लास स्लाइड होता है, फिर उसके ऊपर जैसे कवर स्लिप रखते हैं छोटी सी, फिर उसको वो रखना नहीं भूलना है। उसके बाद
अगर हम लोग देखेंगे ना माइक्रोस्कोप से, इधर ये देखो, इधर रखते हैं हम लोग उसको, ग्लास स्लाइड को ऊपर कवर स्लिप ढक के, और फिर इधर से हम लोग देखते हैं, इधर से। तो फिर ऐसे ही हमको सेल्स दिखेंगे, सेल्स। अभी हम लोग सेल का साइज पढ़ लेंगे, ये छोटा सा टॉपिक है, सेल साइज। इसमें हम लोग कुछ इमेजेस देखेंगे, फिर जो नीचे ये जो टेक्स्ट लिखा है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो और बोरिंग हो जाएगा एकदम। हम लोग एकदम इंटरेस्टिंग टाइप से पढ़ाते हैं ताकि आपको देखने में मज़ा आए। सेल के शेप में बहुत वेरिएशन होते हैं, बहुत वैराइटीज़ होती है इसमें भी। उनका शेप्स मेनली उनके फंक्शन से रिलेटेड होता है, मतलब अगर इसका फंक्शन ऐसा है तो उसका शेप ऐसा होना चाहिए। जैसे हमको कुछ भी काम करने के लिए पर्टिकुलर नीड्स होते हैं ना हमारे, सपोज जैसे मैं एकदम छोटा सा एग्जांपल दूँ, पेपर चिपकाना है, पेपर चिपकाना है अगर आपको, तो फिर ग्लू चाहिए, वैसे ही उनका फंक्शंस के हिसाब से उसका साइज़ होता है। यहाँ पे हम लोग इमेजेस थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ये अमीबा का सेल है, मैं एकदम जूम करके दिखा रही हूँ जितना इसमें हो सकता है। ये अमीबा का सेल है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये ना ऐसे, इसको हम लोग ऐसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे तो हमको ऐसे दिखेगा। इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इसके पार्टिकल, मतलब ऑर्गन्स होते हैं। अमीबा यूनिसेल्युलर एक मतलब यूनिसेल्युलर एनिमल होता है, उसका एक ही सेल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा एक फंगी होती है, फंगी मतलब कि वो ग्रीन कलर की आपने देखी होगी ना, सॉरी अलगी होती है, फंगी नहीं अलगी होती है स्पाइरोगायरा। और स्पाइरोगायरा जो होता है वो स्पाइरोगायरा एक प्लांट, वो प्लांट्स में से बिलोंग करता है। प्लांट्स में भी डिवीजन होता है अलग अलग, जो आपको 9th स्टैंडर्ड में है, उसमें थैलोफाइटा में स्पाइरोगायरा आता है। तो फिर ये जो स्पाइरोगायरा होता है ये अलगी है एक टाइप की, और कुछ नहीं है। अभी हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड, वो जब भी हम लोग 9th स्टैंडर्ड में जाएंगे तभी पढ़ेंगे। फैट सेल, ये फैट होता है ना ह्यूमन बॉडी में और भी एनिमल्स की बॉडी में, तो फिर ये फैट सेल है, मतलब से जो भी फैट्स होते हैं अगर उसको ऐसे देखेंगे, ये मैं थोड़ा जूम कर दी इसलिए आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन मैं जूम कर दी आपको क्लियर दिखे इसके लिए, ज़्यादा से बड़ी इमेज दिखे। ये ब्लड सेल्स है, RBC रेड ब्लड सेल्स, हमारे जो ब्लड होता है उसके सेल्स है ये। फिर ये सरफेस सेल्स, मतलब कोई ऐसे सरफेस होती है उसके सेल्स। फिर मसल्स के सेल्स है ये बोन का भी सेल होता है, आपने शायद नहीं सुना होगा पहले, बोन के भी सेल्स, बोन भी सेल्स से बने होते हैं। ये स्पर्म है, नर्व सेल, न्यूरॉन, इसको न्यूरॉन बोलते हैं। तो हमने ये सारी इमेजेस डिस्कस कर लिया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे आगे का, और एनिमल सेल, प्लांट सेल, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर को हम लोग अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।